लेके आया हूँ जिसका नाम है कि एंकुलेजिंग स्पॉन्डिलाइसिस में क्या करना चाहिए। एंकुलेजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उन लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है या पूरा मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमें खाने में घी तेल ये लेना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह से स्नेहन जो होना चाहिए अस्थियों में संधियों में वह एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि एंकुलेजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बहुत आयत में पाई जा रही हैं। और उसमें क्या होता है एंकुलेजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, आप लोग को बाकी तो संधि के सारे विकार मालूम ही हैं, लेकिन एंकुलेजिंग स्पॉन्डिलाइसिस में क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ ना ये एक नोट्स मैंने बनाए हैं और उससे मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो और ये नोट्स जो है वो मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के जो मैं उनके क्लिनिक में जाता था तो वहाँ से सारे नोट्स बनाए हैं। गुरु का आशीर्वाद जो रहता है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। गुरु का आशीर्वाद अगर हमें मिल गया ना तो हमें कोई भी दुनिया में कोई भी शक्ति, निगेटिव शक्ति परास्त नहीं कर सकती है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरे गुरु जी का जो भी वो लेक्चर लेते हैं उनके नोट्स से मैंने नोट्स बनाए। तो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का मतलब पहले मैं थोड़ा डेफिनेशन बताता हूँ कि इसको एंकुलाइजिंग क्यों बोलते हैं। द वर्ड एंकुलाइसिस मीन्स टू फ्यूज टुगेदर, जिसमें वर्टिब्रस जो रहते हैं अपने जो वर्टिब्रस, आप लोगों को पता है कि सर्वाइकल वर्टिब्रस 7 होते हैं, तो वो फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यह चीज लंबर वर्टिब्रस में भी होता है कि अंदर का जो ये जो बीच में रहता है ना इंटरवर्टिब्रल स्पेस वह कम हो जाता है, सैनुअल फ्लूइड पूरी तरह से कम हो जाता है और एक हड्डी, एक जो वर्टिब्रा है वो दूसरे से चिपक जाता है, फ्यूज हो जाता है एकदम एक दूसरे से। फ्यूजन जब हो जाता है तो उसकी वजह से एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस ऐसा कंडीशन हो जाता है। उसी तरह से स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो रहता है, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी रहते हैं, तो फ्यूजन भी रहता है और वहाँ पे वो जब चिपक जाएंगे तो मूवमेंट जो रहता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और वह एक दूसरे से चिपके होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है। इसी तरह से इट इज़ वन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है स्पाइन का। मेन आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज, जो पुरुष हैं उनको यह डिजीज ज़्यादा होता है। 20 to 40 इज द एज ग्रुप मोस्टली अफेक्टेड, जब 20 से 40 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं वह लोग ज़्यादा इससे अफेक्ट होने वाले। और आजकल क्या हो रहा है कि आईटी सेक्टर में लोग दिन दिन भर बैठे रहना, लैपटॉप के साथ बैठे रहना, तो उसकी वजह से ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है क्योंकि बैठे रहना है। अब बैठे बैठे रहेंगे 8-8 घंटा बैठे रहेंगे, मल वेग का धारण कर रहे हैं, मूत्र वेग का धारण कर रहे हैं, अपान वायु का धारण कर रहे हैं, तो वायु की रुक्षता बढ़ रही है और खाने में स्नेहन है नहीं, तो उसकी वजह से बैठे 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 हड्डियां जो वर्टिब्रास है वो एक दूसरे से फ्यूज हो रही है, वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं और बहुत चिपक रही है, एक दूसरे से चिपकना और फ्यूजन हो जाना, जुड़ जाना परमानेंट, यह एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कंडीशन होते हैं। उसी तरह से ऐसे बताते हैं कि सब फैमिली मेंबर्स आर टोटली अफेक्टेड, कभी कभी हेरिडेटरी रहता है तो माता को भी रहता है, उनके बच्चों को भी रहता है, उनके बच्चों को भी रहता है, यह पूरे फैमिली से फैमिली को अफेक्ट करता है। उसी तरह से द कंप्लेंट स्टार्ट्स विद बैक पेन इन सैक्रोइलियक रीजन, सैक्रल बोन और इलियक रीजन, इन दोनों का जो जॉइंट है वहां से पेन होना शुरू होता है, मतलब कमर के नीचे से बहुत ज्यादा पेन बढ़ने लगता है। गेट्स वर्सन इन द नाइट फॉलोड बाई मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब रात को ये जब ठंडी होती है, दिन में तो उतना नहीं होता है लेकिन रात को जब शीत बढ़ जाता है, शीत गुण बढ़ जाता है तब ये बढ़ जाता है और मॉर्निंग तक स्टिफनेस रहता है और पेशेंट को उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने सभी में मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होकर बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन आ जाती है। इसी तरह से बता रहे हैं देयर विल बी पैरास्पाइनल मसल स्पाजम, मतलब स्पाइन के बीच में जो मसल्स रहते हैं उसमें स्पाजम रहता है, मतलब नस पे नस चढ़ जाती है, एक मसल दूसरे पे जाके और फिर मरोड़ आता है उसमें, वो स्पाजम की कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, उसमें पेन किलर लेना ही पड़ता है। पेशेंट विल डेवलप कैफोसिस या स्कोलियोसिस, ये जो कंडीशन रहती है ना इसमें ना स्पाइन इतना ज्यादा चिपक जाता है और मूवमेंट तो करना जरूरी है, तो कभी काइफोसिस हो जाता है, कभी स्कोलियोसिस, मतलब वो एस के शेप में होता है, जो स्ट्रेट होना चाहिए एस के शेप में होता है या टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है स्पाइन, क्योंकि वहां पे मसल्स का इतना ज्यादा स्पाजम रहता है, मसल्स खींचता है बहुत ज्यादा। डीप ब्रीदिंग विल बी ए प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। देयर विल बी आई इन्फ्लेमेशन लाइक स्क्लेराइटिस यूवाइटिस एक्सेट्रा, स्क्लेरा जो रहते हैं वहां पे भी इन्फ्लेमेशन फैल जाता है, ये जो अंदर रहता है यूवाइटिस वो भी होने लगता है, मतलब आंखों तक भी इसका इफेक्ट होने लगता है, पूरा मज्जा तंतु वो मज्जा व स्त्रोतस इसकी दुष्टि होने लगती है, ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग को देखने मिलता है। अब डायग्नोसिस अगर देखेंगे मॉडर्न पैथोलॉजिकल
उससे देखेंगे तो इसमें ईएसआर रेट जो रहता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो बढ़ा हुआ रहता है। उसी तरह से एक्सरे से हमें पता चलता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से पता चलता है कि सैक्रोइलियक वहां पे एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, वहां वह स्क्लेरोसिस ऐसे कंडीशन दिख रहा है कि जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वह पूरी तरह से फ्यूजन हो गया है वहां पे। उसी तरह से HLA-B27 वो पॉजिटिव आने लगता है 80% केसेस में, ऐसा कंडीशन दिखने लगता है। ट्रीटमेंट में हम लोग अगर देखते हैं तो कुछ वैद्य लोग जो हैं, आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, इसको गंभीर वात रक्त की तरह देखते हैं, कुछ लोग क्रोस्टु शीर्षक की तरह देखते हैं, कुछ लोग उरु स्तंभ की तरह देखते हैं। तीनों सही है, जो सिम्टम दिख रहे हैं उस हिसाब से हमें डायग्नोस करना चाहिए। इसमें और क्या क्या आता है तो कुब्जत्व और अंतरायम, मतलब अंदर की तरफ शरीर झुक जाता है, या कुब्जत्व आता है, चलने फिरने उठने बैठने सब में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। और स्नायुगत वात, ऐसा कंडीशन भी हमें दिखने लगता है। चरक संहिता में ऐसा बताया है कि स्नायुगत वात जो रहता है उसमें भी सेम ऐसे ही एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कंडीशन दिखते हैं। कभी कभी हमें चिकित्सा अगर देखना है तो हमें वात रक्त हर चिकित्सा करनी पड़ती है, आम पाचन करना पड़ता है। आम पाचन तो सभी, कोई भी हो, अगर कोष्ठशिश हो, उरु स्तंभ हो, वातरक्त हो, उसमें आम पाचन तो करना ही करना पड़ता है। इसी तरह से रक्त का प्रसादन करना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए ताप्या दिलाओ, नवायस लो, रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसी दवाइयां देनी पड़ती है। आम पाचन के लिए आम पाचन वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, सुचेखर रस या अजमोदादि चूर्ण, मतलब चूर्ण कल्पना से दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे दीपन पाचन करना जरूरी है। या दीपनीय गण की दवाइयां दीजिए, अग्नि तुंडी वटी दीजिए, अग्नि कुमार रस दीजिए, ऐसे अग्निमुख रस चूर्ण दीजिए, बहुत सारी दवाइयां हैं। हमें दीपन और पाचन यहाँ पे करना होता है। वातरक्त हर चिकित्सा में यहाँ पर हम लोग क्या दे सकते हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं आम पाचन होने के बाद। उसके बाद में हम लोग कैशोर गुगुल दे सकते हैं। फिर वातरक्त में जितने भी मेडिसिन आए हैं सभी को लेके और फिर वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त मोक्षण करना और जलाव का बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, अलग अलग कंडीशन रहती है। तो वहां पे स्तंभ है कि नहीं, आमावस्था है कि नहीं, उपस्तंभित अगर वायु है, मतलब आमावस्था है और उसकी वजह से वायु रुका हुआ है, तो वहां पे उपस्तंभित वायु में जलाव का रक्त मोक्षण काम नहीं करेगा। अगर निरुपस्तंभित वायु है, मतलब सूजन वैसे पता चल जाता है देखने से, या प्रैक्टिकल देखने वाली बात है, निरुपस्तंभित वायु है तो वहां पे जलाव का विचारण या रक्त मोक्षण करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्नेह विरेचन और बस्ती जो रहता है वो 100% इफेक्टिव रहता है। यह क्योंकि वायु की ही बीमारी है, वायु इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यह पूरा जाके वर्टिब्रास के बीच में जाके रुक्षता पैदा करके और डीजनरेटिव चेंजेस करने लगता है, तो एक दूसरे से फ्यूजन होने लगता है। अब इसमें आम पाचन फेज, अब इसमें अलग अलग फेजेस रहते हैं, उसकी मैं चिकित्सा बता रहा हूँ, क्या क्या मेडिसिन ऑप्शन में आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद में अभी मैं जो बताऊंगा वो कषाय कल्पना ज्यादा बताऊंगा, घृत कल्पना बताऊंगा। उसके बाद में मैं जो बताऊंगा तो रस कल्प, स्वर्ण कल्प बताऊंगा। तो ऐसा बताया है कि कषायम में क्या क्या फायदा हो सकता है। तो वातरक्त में अमृतोत्तरम कषायम, सहस्त्र योगम का पाठ है, अमृतोत्तरम कषायम 50-50 ml सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है, आम का पचन करता है, वातरक की संप्राप्ति को यह भंग करता है। इसी तरह से अमृता षडंगम कषायम, ये 50-50 ml अगर सुबह शाम दे दिया तो वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर है गुड़ुच्यादि कषायम, यह भी 50-50 ml अगर दे दिया जाए तो यह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। गुड़ुची जो है यह वातरक की संप्राप्ति को भंग करने के लिए श्रेष्ठ है। कैशर गुगुल में भी गुड़ुची डाला हुआ है, तिक्तक क्षीर बस्ती में भी गुड़ुची डाला हुआ है, इसलिए गुड़ुच्यादि कषायम 50-50 ml देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है रासना पंचक कषायम, यह भी 50-50 ml देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है इंदुकांत कषायम, आप लोगों को पता है यह दीपन और पाचन करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है, आम पाचन करता है, और वायु जो रुका हुआ है या विगुणित वायु है उसको प्रतिलोमित कर देता है। तो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यह कषाय देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है बला गुड़ुच्यादि कषायम, यह बला वनस्पति बल भी देता है और गुड़ुची है तो यह वातरक की संप्राप्ति को ठीक करता है। फिर शतावरादि छिन्न रुहादि कषायम, वह बहुत अच्छा फायदा करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अमृतोत्तरम कषायम, अमृता षडंगम कषायम, फिर गुड़ुच्यादि कषायम, रासना पंचक कषायम, इंदुकांत कषायम, बला गुड़ुच्यादि कषायम, शतावरी चिन्न रुहादि कषायम, यह बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से चूर्ण में अगर देखेंगे तो एक एक चम्मच की मात्रा में, मतलब 5 ग्राम या 10 ग्राम की मात्रा में पेशेंट के हिसाब से षडधरण चूर्ण अगर दे सकें, या पंचसम चूर्ण दे सकें, या ये गंधक चूर्णम बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर
कफ प्रधानता अगर हमें दिख रही है कि वहां पे स्तंभ बहुत ज्यादा है और कफ की प्रधानता दिख रही है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा, शूल कम है लेकिन स्तंभ ज्यादा है, तो वहां पे वर्धमान पिप्पली रसायन या भल्लातक शीरपाक या भल्लातक शीर कषायम यह बहुत अच्छा फायदा करता है। और पेशेंट भी कफ प्रकृति का होना चाहिए और पेशेंट में पेन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे, और बर्निंग भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे कंडीशन में वर्धमान पिप्पली रसायन या भल्लातक शीर कषायम यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्नेह अगर हमें देना है तो दीपन पाचनकर के गुग्गुल तिक्तम घृतम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। धानवंतर घृतम या मधु यष्टि आदि घृतम यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये हमें घृत कल्पना देना है तो 25 ml खाने के पहले और 25 ml खाने के बाद में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अभ्यंग में, अभ्यंग अगर कराना है पूरा, अभ्यंगम आचरण नित्यम स जराशम वातः, तो यहाँ पे वातः बोला है, वायु को शमन करने के लिए अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। तो यष्टि मधु का तेल दे सकते हैं अभ्यंग के लिए, पिंड तेल दे सकते हैं, बला गुडुच्यादि तेलम दे सकते हैं, क्षीर बला तेलम का प्रयोग कर सकते हैं, फिर आरनाल तेलम का प्रयोग कर सकते हैं, अमृत आदि तेलम का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर लेप लगाना बहुत जरूरी होता है। लेप लगाने से भी वेदना का शमन होता है और जो स्टिफनेस है, स्पाजम है, वो बहुत कम हो जाता है। सारा वात शामक लेप है तो उसमें है रासनादि चूर्णम, कोट्टम चुक्क्यादि चूर्णम, उसका लेप लगा दिया पानी में घोल के और लेप लगा दिया ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रासनादि चूर्णम है, कोट्टम चुक्क्यादि चूर्णम है, फिर ग्रदी ग्रधु मादी चूर्णम बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर लहसुन आदि चूर्णम, लहसुन और आगे बहुत सारा दशमूल वगैरह डाल के बनाया जाता है। इस पर मैं डिटेल में आप लोगों को कभी तो बताऊंगा कि ये कंटेंट्स क्या होता है। मैं जो योग का लेक्चर रहता है ना उसमें ये सारे चूर्ण के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह अभी मैं शॉर्ट में इतना ही बता देता हूँ कि सारा सहस्त्र योगम से लिया हुआ सारा चूर्ण है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धारा देना है, वहां पे मेडिसिनल धारा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो दशमूल शीर धारा या कुपिलु शीर धारा, कुपिल को सिद्ध करना है दूध में और उसकी धारा देना है। दशमूल को दूध में सिद्ध करना है, उसकी धारा देना है। या अंगमर्द प्रशमन गण जो है चरक सूत्रसन चौथा में, उसकी अगर धारा दे दिया तो 100% बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर स्वेदन अगर देना है तो जंबीर पिंड स्वेदन, ये इसके बारे में मैं जितना भी कल बता रहा हूं ना मैं सभी के बारे में बताऊंगा, अभी बस नाम सुन लीजिए और दिमाग में वो शब्द जाने दीजिए। उसी तरह से पत्र पुट्टली स्वेदम बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर सेक देना है तो इसमें अवस्था के हिसाब से सेक देना चाहिए, सेक दिया ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बालू का स्वेद दे दीजिए या फिर हॉट वाटर बैग का सेक दीजिए, तो अवस्था अवस्था के हिसाब से देने से फायदा होता है। फिर इसके बाद में विरेचन देना बहुत अच्छा फायदा होता है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो निम्ब पत्रादि एरंड तेलम इसको दे दिया ना तो 25 ml मिल्क के साथ, दूध के साथ अगर दे दिया, खाने के पहले दे दिया एक बार रात को, तो सुबह विरेचन होता है। वायु जो मूड वायु है, रुका हुआ वायु जो है वह पूरी तरह से निकल जाता है विरेचन से और पेन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। अनुवासन बस्ती, जब ये दीपन पाचन सब हो जाए फिर अनुवासन बस्ती देना चाहिए। तो शीर बला तेलम या मधु यष्टि तेलम इसका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो लोग वातरक समझ के इसका इलाज कर रहे हैं उसमें ये शीर बला तेलम या मधु यष्टि तेलम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कषाय का बस्ती अगर देना है, निरू बस्ती देना है तो गुड़ुच्यादि घनशीर बस्ती बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मधु यष्टि चूर्ण का काढ़ा बना के और उसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अर्धमात्रिका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये सारे आप लोगों को जो नहीं मालूम है वह मैं सब बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या क्या मुझे बताना है, मैं वो सब लेके आप लोग को एक एक योग बताते जाऊंगा। और क्या दे सकते हैं तो गुग्गुल तिक्तक कषायम दे सकते हैं, रासना रंड कषायम दे सकते हैं, बला गुडुच्यादि कषायम दे सकते हैं, फिर रासना सप्तक कषायम दे सकते हैं। बाद में जब ये कंडीशन और हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअप में रिजल्ट आ रहा है, तो गुडुच्यादि शीर कषायम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, या लघु पंचमूल शीर कषायम देने से बहुत अच्छा फायदा देखा जाता है। गुग्गुल में हम लोग क्या दे सकते हैं तो गुग्गुल कल्पना में अमृता गुग्गुल अच्छा रहता है, कैशोर गुग्गुल अच्छा रहता है, सिहीनाथ गुग्गुल अच्छा रहता है, फिर गोक्षुर आदि गुग्गुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से घृत कल्पना देखेंगे तो भल्लातक घृतम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक एक चम्मच सुबह शाम भल्लातक घृतम देंगे तो उरुस्तंभ जैसी संप्राप्ति है, तो उसमें यकृष्ट शीर्षक है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। रस औषधि में क्या क्या दे सकते हैं तो रस माणिक्य दे सकते हैं, एक एक चुटकी अगर रस माणिक्य दे पानी के साथ, कोष्ण जल के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर
नार्सी हिल लें हम, वह अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नार्सी रसायन आप लोगों को पता है वह क्या करता है कि बोन्स में जो ऑस्टियोजेनेसिस का कार्य है वह अच्छा करता है, रीजनरेशन का कार्य करता है। फिर मधुस्नोही रसायन देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर रसायन में और क्या दे सकते हैं, तो वर्धमान पिपली रसायन दे सकते हैं, भल्लातक रसायन दे सकते हैं, मधुस्नोही रसायन दे सकते हैं। ऑयल में हम लोग और क्या क्या दे सकते हैं, तो हम लोग कुट्टम चुक्की आदि तेल दे सकते हैं, फिर मुरी वेणा तेल दे सकते हैं, महानारायण तेल दे सकते हैं। जैसी अवस्था रहेगी वैसा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमारे सर आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर बताते हैं कि इसमें मसल्स जो रहते हैं, मांसपेशियां जो रहती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती हैं। इसीलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मांस और मेद में अस्थि धातु का गमन हो गया है। विमार्ग गमन एक संप्राप्ति का एक घटक द्रव्य है, अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाना। जैसे कि कोई वैद्य है, उसको रहना चाहिए आयुष दर्पण पे, और वह जाके छोड़ के और जाके नेतागिरी करने लगे, तो उसका विमार्ग गमन होता है, अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाने लगे। वो जाना गलत बात नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर को डॉक्टर की संगति में रहना चाहिए ना। हर जो भी चीज है वो वहीं पे रहना, रहेंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य रहेगा। तो उसी तरह, या फिर कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टरी छोड़ के और चला गया आर्मी में और जाके बॉर्डर पे गोलियां चलाने लगा, तो यह बीमार गमन हो गया। अपना स्थान में जो डॉक्टर का काम है, पेशा है, वह काम करना चाहिए, डॉक्टरी करना चाहिए, ये सब छोड़ छाड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से, या फिर सैनिक आ गया, कोई आर्मी का सोल्जर है और जिसका ड्यूटी है कि वो मिसाइल उसको उड़ाना है, और वह मिसाइल वाला जिसको पूरी जिंदगी केवल मिसाइल मिसाइल सिखाया गया है, और वह आके और दवाइयां देने लगे, होम्योपैथी की दवाइयां देने लगे, जिसको जानकारी नहीं है, तो वह उसका बीमार गमन हुआ। इसी तरह से मांस धातु और मेद धातु का मेद धातु और मांस धातु में अस्थि धातु का बीमार गमन हो जाता है, इसलिए रुक्षता आ जाती है, और यह ज्यादातर मसल्स में दिखाई देने लगता है। वर्टिब्रास में तो फ्यूजन हो गया ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है। मेरे पास तो एक ऐसे पेशेंट आई थी जिसका पूरा पीठ था ना, पूरा दरवाजे की तरह एकदम फ्लैट था, ऊपर से नीचे पूरा फ्लैट, और पूरा सूजा हुआ था और इतना कड़क था, मतलब उसको कहीं पर भी प्रेस करेंगे तो इतना कड़क था, और उसको बैठते उठते चलते फिरते हर तरह तकलीफ था, पूरा एकदम ऐसे जो बोर्ड होता है ना उस तरह से उसका पीठ था, ना आगे मुड़ सकती थी, ना झुक सकती थी, ना वॉशरूम में बैठ सकती थी, ना ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी थी, कुछ नहीं था ऐसा। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सीवियर पेन, 6 पेन किलर खाना पड़ता था, और उसके बाद में स्टेरॉइड चल रहा था, फिजियोथेरेपी चल रही थी। फिर मैंने हेतु देखा तो उसका हेतु ये मिला कि रात्रि जागरण, वृक्ष आहार विहार करना, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको घी तेल तो खाने नहीं है, और आमावस्था इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि उसको भूख नहीं लगता था, उसको मेंसेस नहीं आते थे, उसको पेन इतना ज्यादा होता था, उठना बैठना भी, और स्ट्रेस में रहना हर समय, सुसाइडल थॉट्स, निगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, काम शोक भयाद वायु, इसके वजह से। और फिर कोई इलाज नहीं मिला था, और वो बहुत सालों से ये प्रॉब्लम में थे। एक ही नहीं, और भी पेशेंट हो सकते हैं आए थे, मतलब ये हेतु हो सकते हैं, लेकिन और भी मेरे पास पेशेंट आए थे तो उनको ऐसे ऐसे कंडीशन थे। लेकिन एक जो मैंने सीवियर एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट को ठीक किया, उसका यही था कि पूरा पीठ जो है वो जैसे दरवाजा होता है ना, लकड़ी लकड़ी की तरह एकदम फ्लैट था, उसका एकदम ज्यादा स्टिफनेस था, और सूजन बहुत ज्यादा थी। तो इसमें मांस धातु और मेद धातु में अस्थि धातु का विमार गमन, ये जो हमारे सर बताते हैं वो 100% वहां पे परफेक्ट समझ आता है। उसी तरह से अब ट्रीटमेंट करना है तो मांस पाचक देना चाहिए, मांसगत आम का पचन करना है, तो और अग्नि को अच्छा करना है, मांस की अग्नि को। इसी तरह से मेदोपाचक देना है, मेदोगत आम का पचन करना है, मेद की अग्नि को अच्छा करना है। अस्थि मज्जापाचक देना है, वो भी अस्थि और मज्जागत आम का पचन करता है, तो यह भी बहुत अच्छा पैदा करता है। आप लोग बस ये देखा करिए कि कौन सा धातु का इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा पाचक इस पर ज्यादा कार्यकारी रहता है, तो इसमें मांसपाचक काम करेगा, मेदोपाचक करेगा, अस्थि मज्जापाचक का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल आता है। इसी तरह से वाग्भट संहिता आप निकालेंगे, या भेषज कल्पना, भेषज रत्नावली, सॉरी भेषज रत्नावली देखेंगे, या अष्टांग हृदय देखेंगे, उसमें चातुर्थिक ज्वर के लिए पेया बताइए, दोनों बुक्स में बताइए, इसमें वाग्भट में बहुत अच्छा बताया है। तो चातुर्थिक ज्वर में जो पेया है उसका प्रयोग करिए। इस पर मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ, चातुर्थिक ज्वर की पेया क्या होती है स्पेशल, इस पर मैं पूरा 1-1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, तो वह देना है। उसी तरह से एक कोलादी लेप रहता है, कोलादी लेप पर भी मैं एक लेक्चर लूंगा, सहस्त्र युगम का पाठ है, जिसमें जो बेर होता है, बेर
उसके जो बीज होता है उसका, और बहुत सारे द्रव्य हैं जो वात शामक द्रव्य होते हैं, उनका अगर लेप लगा दिया पूरा स्पाइन पे, तो उससे उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कम होके, और कोलादी लेप से भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब आमावस्था निकल गई, निरामावस्था आ गई है, भूख लगने लगा है, तब जलौकावचारण करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में मुस्तादी यापन बस्ती, आप लोग यापना सिद्धि अध्याय में देखिए, मुस्तादी यापन बस्ती में जो भी घटक द्रव्य हैं वह सब रीजनरेट करते हैं और दोषों को निकालते हैं, नए नए सेल्स बनाते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस का कार्य करते हैं। प्रकर्सर सेल वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सबको रीजनरेट करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से करकट तेल, जो ये रहते हैं ना, केकड़ा, केकड़ा को मार के उसका सिद्ध तेल मिलता है, या आप लोग खुद भी बना सकते हैं कि केकड़ा लेके आइए, जहाँ मछलियां बेचती है ना वहीं पे केकड़ा मिलता है, यहाँ पर समुद्र के किनारे से पकड़ के लाते हैं, उसको मार के कूट के पूरा चूरा बना के और उससे तेल सिद्ध करके, और उसका ना ऐसे धारा की तरह भी गिराना है, तेल धारा, और उसका बस्ती भी देना है और पीने के लिए भी देना है, मतलब 2-2 3-3 चम्मच पीने के लिए देना है, जितना पेशेंट को साथ में है, जितना वो तेल पचा पाएगा। तो कर्कटक सिद्ध तेल, उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा प्रमाण रहता है और वह वायु का भी शमन करता है, और अस्थि धातु जो मांस और मेदों का विमार्गमन हुई है उसको प्राकृत अवस्था में लेके भी आता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमें और क्या देखना है कि सीपी के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, फिर सीआरपी भी बढ़ा हुआ रहता है, एएसओ टाइटर भी बढ़ा हुआ रहता है, आरए निगेटिव रहने के बाद भी ये कंडीशन रहते हैं कि सीपीके बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं, तो उसमें त्रैलोक की चिंतामणि रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक एक गोली सुबह शाम, एक एक चुटकी की मात्रा में गोली मिलती है, वो सुबह शाम देने से फायदा होता है। चतुर्मुख रस देने से फायदा होता है। फिर पित्तानुबंध अगर है तो योगेंद्र रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशेंट बहुत कृश है, बहुत पतला है, तो स्वर्ण भूपति रस देने से फायदा होता है। अगर भूख कम लग रही है तो स्वर्ण मालिनी वसंत देने से फायदा होता है। अलग अलग कंडीशन में इसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेन अगर मूवमेंट्स में हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें ये देखना है कि अगर मसल्स जो निकल रही हैं, उस आप लोगों को सारा मसल्स का एनाटॉमी पढ़ाया ही जाता है, ग्रेज एनाटॉमी या चौरसिया जी के बुक से पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये देखना है कि मसल्स का कौन से मसल्स इन्वॉल्व है इसमें, और उनका ओरिजिन और ये इंसर्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, वहीं पर ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो वो देखना है। फिर नर्व रिलेटेड पेन है क्या, वह देखना है। अगर नर्व रिलेटेड है तो हमें ना सिम्टोमेटिकली उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे चिकित्सक से वो पता चलता है। और सिर अगर हिलाते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, तो अगर वो बहुत ज्यादा पेन बढ़ रहा है ऐसे करने से, तो इसका मतलब कंडरा संबंधित यह एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो कंडरा पे चिकित्सा करना है। तो रक्त पाचक देना है, क्योंकि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से कंडरा बनती है, उस हिसाब से देना है। उसी तरह से हमें कॉज पता चलना चाहिए कि पेशेंट जो है वो हमारे दिन भर बैठे रहते हैं क्या, चेयर पे, लैपटॉप पे बैठा रहता है क्या। अगर बैठने का काम है और वेगों का अवरोध कर रहा है, तो हेतु बंद करके और मल वेगावरोध, मूत्र वेगावरोध और अपान वायु का वेगावरोध जन्य चिकित्सा देना है। अगर वो मल मूत्र इन सब का वेग का धारण नहीं कर रहा है लेकिन रुक्ष आहार विहार कर रहा है, तो फिर हमें स्नेह युक्त आहार देना चाहिए, और दिन में नहीं सोना है, रात को जल्दी सोना है, दिनचर्या का पालन करना है। इस तरह से हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। फिर हमें एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये देखना चाहिए कि बीपी हाई है कि बीपी लो है, वह देखना चाहिए। त्वचागत बात है कि नहीं, वह देखना चाहिए। उसी तरह से कुष्ठ के पूर्व रूप आ रहे हैं क्या, स्वेदनम अस्वेदनम, फिर वहां पे कोई भी चीज ऐसे टच किया तो वह संज्ञा नाश है कि नहीं, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, यह हमें कुष्ठ के पूर्व रूप के लक्षण देखना चाहिए। फिर विष सेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उसको या विष से स्पर्श हुआ है कि नहीं, मतलब परफ्यूम वगैरह भी रह रहे हैं, वो भी विष है, वो भी अगर इनहेल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका भी इफेक्ट एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करने में हो सकता है। तो हमें यह देखना है। उसी तरह से लाक्षादि गुगुल और ताप्यादि लौह अगर दे दिया जाए, तो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रक्त का प्रसादन होता है, और लाक्षादि गुगुल में नेचुरल कैल्शियम होता है, और लाक्षा जो है वो संधानी गण में भी है, तो उससे बहुत काफी हद तक एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा हो जाता है। इसी तरह से कंप है कि नहीं, वह देखना है। अगर कंप है तो हमें तांडव वातारी लौह, श्यामादि कषाय यह देना चाहिए, और नहीं तो अगर कंप नहीं है और मन कंट्रोल में है तो हमें बल देना है, तो कौंचा पाक, कपी कच्चू का पाक जो रहता है वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये सारा मेरे आदरणीय गुरुजी जमदग्नि सर ने हमें सिखाया है, तो आप लोग को भी यह बहुत अच्छा काम आएगा। ये जितने भी नोट्स है ना मैं आप लोग को देने वाला हूँ,
मैंने अब मैं कैसे दूं ये मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर से पूछूंगा, या आप लोग इधर आइए ना, आप लोग ये नोट्स लेके जाइए, जेरोक्स करिए और आप अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन इतने सारे नोट्स को मैं दूं कैसे, उसका टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, सबको सब मिल जाएगा। उसी तरह से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अगर पेशेंट अफोर्डेबल है और वो पेशेंट का पैसा है उसके पास, तो क्या करना है कि हीरक भस्म और रौप्य भस्म सूक्ष्म करके 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में मिश्री के साथ अगर दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर समीर पन्नाग्रस 1-1 चुटकी अगर दे दिया जाए तो वह भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इंफ्लेमेटरी चेंजेस को काफी हद तक ठीक कर देता है। इसी तरह से लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस रसायन है, लक्ष्मी विलास रस और रस सिंदूर अगर दे दिया जाए, कफानुबंध एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उसका अनुपान अगर हमें कुछ देना है लक्ष्मी विलास रस और मल्ल सिंदूर का, तो अश्वगंधा रिष्ट या दशमूला रिष्ट इसके अनुपान के साथ अगर दे दिया जाए तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पित्तानुबंध है, दाह पाक ऐसे कंडीशन है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो सुशेखर रस को दूध के साथ देना है, योगेंद्र रस को अदरक और चीनी के साथ देना है, और या धात्री भल्लातक वटी करके एक आता है पूना में, धात्री मतलब आमलकी और भल्लातक वटी, आमलकी और भल्लातक से बनाया हुआ, या धात्री अगर हम हरितकी को मान रहे तो हरितकी और भल्लातक इससे बनाया हुआ धात्री भल्लातक वटी, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ना कभी कभी ये हमें पता चलता है कि लेडीज लोग को भी हो रहा है, 80% तो पुरुषों को, स्त्रियों को भी ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, तो उसमें ये देखना है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा है क्या उनको। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया के वजह से ये संप्राप्ति बनी और उसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो उसमें हमें क्या करना है, कष्टार्तव है, अत्यार्तव है, गर्भपात हो रहा है, गर्भस्राव अगर बार बार हुआ है, ऐसे कंडीशन के वजह से, गर्भपात होने की वजह से भी वायु का प्रकोप होकर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वो कन्वर्ट हो गया आगे संप्राप्ति जाके, या कष्टार्तव भी हो रहा है और वहां पे वायु बढ़ा हुआ है शरीर में और उसकी वजह से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, तो हेमगर पुट्टली रस इसको अगर हमने खाया, और हेमगर पुट्टली ऐसे मोदक की तरह मिलता है, उसको ना थोड़ा सा घिस के और उसका चाटन करना है बार बार, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या सुशेखर रस अदरक और मधु के साथ इससे अगर करते हैं तो अच्छा रस धातु बनता है। सुशेखर रस अगर अदरक और मध के साथ लेते हैं तो उससे अच्छा रस धातु बनता है, रज की उत्पत्ति अच्छी होती है, इसलिए उसका प्रयोग करना है। अगर ना पंगुत्व है, खंजत्व है, कलाय खंज है, ऐसा कंडीशन है कि चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसमें हम, और हमें ये भी देखना चाहिए कि डिलीवरी होने के बाद वो लेडीज को बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्या, मतलब जो माताएं बहनें जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है उसमें ये बहुत ज्यादा तकलीफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा है, तो उसमें हमें क्या देखना है, हमें व्याधि हरण रसायन है, चोप चिन्यादि चूर्ण है, मलय सिंदूर है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन अगर बच्चे को भी ऐसा दिख रहा है, एक्सरे में छोटा बच्चा को दिख रहा है, तो उसमें बालन काढ़ा देना है और यही सारे द्रव्य कम मात्रा में देना है, तो उससे उसका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर ना खंजत्व पंगत्व ये ज्यादा बढ़ के पूरे बोन्स तक उसकी विकृति आ रही है, तो 10 मुलारिश 4 चम्मच और त्रिवंग भस्म 1 चुटकी सुबह शाम देने से खंजत्व पंगत्व और पूरा अस्थि धातु तक अगर विकृति आ रही है उसमें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दशमूल काढ़ा और त्रिफला गुगुल अगर हम लोग दे दें और समीर पन्नाग्रस 500 mgm अगर दे दें सुबह उठने के बाद, तो इससे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर बहुत ज्यादा ये पेन हो रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है, तो रासना एरंड मुलादी क्वात का बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेन तो इसमें दीपन पाचन करके स्नेहन होना चाहिए और अनुवासन बस्ती और निरूप बस्ती का ही ज्यादा रोल रहता है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर अधोभाग में बहुत ज्यादा ये पेन हो रहा है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत नीचे कमर से नीचे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो क्या करना है कि एरंड तेल को, जो हमारा ये रहता है गेहूं का आटा रहता है उसमें उसके साथ उसको सान कर और उससे फिर रोटी बना के थोड़ा सा एरंड तेल जाना चाहिए, वो अगर लेना तो रोज का रोज पेट अच्छे से साफ होगा और जो वायु रुका हुआ है वो अच्छे से सर्कुलेट होने लगा, प्रतिलोमित अनुलोमित होने लगेगा और उसके वजह से भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन कम हो जाएगा। उसी तरह से रोज मृदु विरेचन देना चाहिए। मृदु विरेचन अगर देते हैं तो भ्रम और निद्रा नाश है वह ठीक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को ना एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर ब्रेन में जाता है तो भ्रम होता है, निद्रा नाश ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, तो इसलिए मृदु विरेचन देना है तो उसमें किशमिश भिगो के रखिए और वो दे दीजिए, या एरंड तेल दे दीजिए थोड़ा सा मात्रा में, मृदु विरेचन होगा, या त्रिफला दीजिए, हरितकी दीजिए, मृदु विरेचन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्तग्न सिद्ध द्रव्य अगर दे दिया जाए
तो जैसे महातिक्ता घृत दे दिया, गूगल तिक्तम घृतम दे दिया, तो बहुत अच्छा यह एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कमर के नीचे जो दर्द हो रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चूना के कल्प देने हैं, क्योंकि एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कैल्शियम की भी कमी होती है, वहां पे मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन भी होते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए प्रवाल भस्म और मौक्तिक भस्म दो दो रत्ती की मात्रा में आंवले के मुरब्बा के साथ देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्वर्ण सूत शेखर को दूध और चीनी में उसका जो दूध और चीनी मिला के और सूत शेखर रस को सुबह रसायन काल में दे दिया जाए तो उसमें भी एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफी हद तक फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पित्त जन्य संप्राप्ति है, अगर वात्रक अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो। इसी तरह से शिलाजित रसायन है, च्यवन प्राशवलय है, चंद्रावलय है, और सर्पगंधा जो है निद्रा जनन रहता है, 1 ग्राम रात्रि में सोते टाइम ले लें, या अश्वगंधा शीर पाक का सेवन 1 गिलास करें तो उससे भी रात को नींद अच्छी आने लगती है। फिर शिरोधारा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को क्रॉस टू शीर्षक करके कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें त्रिफला गुगुल फिर गुड़ुची का काढ़ा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, जलौका उच्चारण करने से फायदा होता है। उसी तरह से लेप लगाना है तो कुट्टम चुक्यादि तेल कुट्टम चुक्यादि तेल का या चूर्ण का सॉरी लेप लगाना है तो कुट्टम चुक्यादि चूर्ण का पानी में घोल के और वहां लेप लगा देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और रात्रि में बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अश्वगंधा रिश, सप्तविंशति गुगुल, 10 मुलारिश खाने के पहले ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुकुटांग त्वक भस्म है, मौक्तिक भस्म है, कामदुधा वटी है, वह देने से फायदा होता है। अगर कटिशूल है और पांडुता है, ये मतलब खून की भी कमी है, तो लोहासव और 10 मुलारिश साथ में देना है अनुपान के रूप में। आप कोई भी पेन किलर, महायोगराज गूगल दीजिए, त्रयोदशांग गूगल दीजिए, जो भी पेन किलर, लाक्षादी गूगल दीजिए, कैशोर गूगल दीजिए, पंचतिक्तघृत गूगल दीजिए, उसके अनुपान में लोहासव और 10 मुलारिश दिया तो पांडुता तो वह कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा। अगर एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सूतिका काल में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, मतलब आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, कभी कभी स्पाइनल एनेस्थीसिया गलत लग गया और यह संप्राप्ति बढ़ रही है पहले डिलीवरी के बाद में, तो उसमें क्या करना है, तो जो गोंद का लड्डू होता है वह देना है, या चंद्रशूर का लड्डू बना के खाने के लिए माता को देना है, महारासनादि क्वाद देना है, महावाद विध्वंसक रस देना है, प्रवाल पंचामृत सुबह शाम देना है, नमक और सॉरी नींबू और चीनी के साथ देना है, नींबू और चीनी के शरबत के साथ देना है प्रवाल पंचामृत, तो वो ज्यादा फायदा होता है। नींबू ही क्यों बोला, क्योंकि प्रवाल पंचामृत में जितने भी द्रव्य है ना, प्रवाल मुक्ता फल शंख शुक्ति कपर्दिका नाम से समांश भागम, ये जितने भी 5 घटक द्रव्य हैं प्रवाल पंचामृत में, वह सबकी हम जो पुट देते हैं, पुट देने के लिए हम लोग नींबू का रस डालते हैं, तब भी वो मटके में डाल के और उसका गज पुट देते हैं, लघु पुट देते हैं, तो वह अच्छे से भस्म बन जाता है, क्योंकि क्षार को बैलेंस करने के लिए अम्ल रस चाहिए, तो इसलिए नींबू और चीनी का शरबत बना के वह देने से और वो भी प्रवाल पंचामृत के साथ देने से वह इजीली एब्जॉर्बेबल होता है, कैल्शियम पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और पेन वहां पे कम हो जाएगा, रिलीफ मिलता है। मतलब और क्या होता है कि कैल्शियम जब मिलने लगेगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होने लगता है, ऑस्टियोजेनेसिस होने लगता है। उसी तरह से और ये भी बस्ती के साथ में देना चाहिए, जैसे जैसे तेल का अनुवासन बस्ती देंगे तो जो फ्यूजन हो गया, चिपक गया है, वो खुलने लगता है तेल जा जाके, और यहाँ पे प्रवाल पंचमृत दे रहे हैं तो वो जो घिस गया है या इंफ्लेमेटरी चेंजेस है तो हम लोग गूगल कर दे रहे हैं, वो भी इंफ्लेमेटरी चेंजेस को ठीक करता है। अगर इसमें सूक्ष्म त्रिफला का भी प्रयोग किया जाए तो वो जो इन्फ्लेमेशन है बोन्स का वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये एक तरह से वहां पे बोन्स और ज्वाइंट्स में ना इंफ्लेमेटरी कंडीशन रहती है, इंफ्लेमेशन हुआ रहता है, सूजन आई रहती है। इसी तरह से अखरोट का जो तेल होता है वो सिद्ध करके पिच्चू बना के और गुद मार्ग में रोज रखना है, तो वहां से जो एब्जॉर्व होगा ना गुद मार्ग से, उससे भी एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। भल्लात का सब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और रक्तज अर्श है तो क्या करना है कि नाकेशर और कुटजारिष्ट खाने के पहले देना है, लेखनी गण का काढ़ा देना है घी और गुड़ के साथ मिला के, तब बहुत अच्छा फायदा होता है। या चांगेरी आदि घृत दिया खाना खाने के मध्य में समान वायु पे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी मुत्राशमरी और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दोनों भी मेरे साथ में रहती है तो धानवंतर तेल या दशमूल काढ़े का बस्ती देने से यह पेन इंस्टेंट कम होता है, अश्मरी का भी वेदना कम होती है और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की भी वेदना कम होती है। इसमें अश्मरी योग बस्ती है, बहुत ज्यादा वाग्भट में मूत्र कृच्छता में बहुत सारी बस्तियां बताई, उसका बस्ती देने से मूत्र कृच्छता भी ठीक होगी और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का भी पेन कम हो जाएगा। इसी तरह से कमर कभी कभी ऐसे लगता है कि पकड़ के रख लिया, बहुत ज्यादा स्तंभ होता है, तो गोक्षुरादि गुगुल को घी और गर्म पानी के साथ अगर गोक्षुरादि गुगुल दे दिया तो वह क्लेद को निकालेगा,
क्लेद को निकालेगा, कफ को विलेज करेगा। जब क्लेद निकालेगा तो कफ अपने आप बैलेंस होने लगेगा। और गोक्षुर जो मूत्रल है, मूत्र प्रवृत्ति से सारा ये निकालने लगता है, तो मूत्राशमरी का जो अपान वायु के वजह से जो तकलीफ हो रहा था वह ठीक हो जाता है। और घी के साथ अगर हम देते हैं, गर्म पानी के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वरुण आदि क्वाथ देते हैं, वह केले का जो अंदर का जो ये भाग रहता है तना, उसका रस निकाल के अगर हम लोग वरुण आदि क्वाथ और केले का जो तना होता है उसका स्वरस मिला के अगर घी के साथ दिया जाए तो इससे भी जो मूत्राशमरी है और कटिशूल जो हो रहा है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से त्रिविक्रम रस जो है वो मूत्राशमरी को भी ठीक करता है, और वहां पर स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति है अश्मरी की वजह से वह कम होता है, तो उसको अदरक और मधु के साथ देना चाहिए, अदरक के स्वरस के साथ, या फिर धनिया का जो पानी रहता है या धनिया का स्वरस रहता है, काढ़ा बनाइए, फांट बनाइए या स्वरस के साथ अगर दे दिया जाए, त्रिविक्रम रस दे दिया जाए तो मूत्राशमरी को ठीक करेगा। और बाद में जो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दवाई है वो तो देना ही है हमें। इसी तरह से उम्र के साथ जैसे जैसे वय बढ़ता है, उम्र बढ़ने के बाद में एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो रहा है और कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, कंधे में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या दवाई देना है? तो प्रताप लंकेश्वर रस प्लस अश्वगंधा चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, बिल्व चूर्ण, त्रिवंग भस्म या फिर जसद भस्म, कुष्ठ वनस्पति, ये सबको अगर साथ में दे दिया जाए, दूध के साथ दे दिया जाए, तो अब प्रताप लंकेश्वर में बोला ही है, उसका जो फलश्रुति है उसमें बोला ही है कि यह कमर दर्द में कटिशूल में बहुत अच्छा रामबाण दवाई है। और प्रताप लंकेश्वर, लंका के राजा रावण ने ये प्रताप लंकेश्वर रस बनाया, इसलिए इसका इतना महत्व है कि एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसका प्रयोग करना ही चाहिए। और रावण जब था ना तो वो श्रेष्ठ चिकित्सक थे, वो ब्राह्मण थे और शिव जी के महान भक्त थे। उनकी मतलब बुद्धि जो थी भ्रष्ट हो गई क्योंकि अहंकार आ गया। जब ये होता है ना काम क्रोध ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य का नाश होने लगता है, और उनमें अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे जैसा कोई ग्रेट नहीं है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक बनिए, लेकिन अहंकार मत रखिए। अहंकार हो जाएंगे तो रावण जैसा श्रेष्ठ चिकित्सक हो के भी उसकी मृत्यु हो गया और वो उसने पाप कर्म किया। आप लोगों को पाप कर्म नहीं करना है तो अहंकार से दूर रहना है, कभी भी घमंड नहीं करना। पैसा भी देखिए, शाहरुख खान का कल परसों इंटरव्यू आ रहा था, शाहरुख खान से पूछा गया कि जैसे राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उसके बाद में वो चले गए तो उनको डिप्रेशन आया, तो आपको आएगा क्या? तो शाहरुख खान ने कहा था कि ये पैसा तो आता जाता रहता है, जो है वो चला भी जाएगा, तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखा है। इसीलिए आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, ठीक है, आपके पास ना विद्या है, विद्या को बढ़ाने का कार्य करिए। पैसे का या अपने ओहदे का या आपने इतने पेशेंट ठीक कर दिए इसका कभी घमंड मत करिए। जितना आप में फल लगेगा उतना झुक जाना चाहिए, उतना नम्रता रहनी चाहिए और दिमाग को शांत रखना चाहिए। इसीलिए ना प्रताप लंकेश्वर रस का जब आप लोग प्रयोग करेंगे तो आप जब अहंकार से विरहित हो जाएंगे तो जो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो अहंकार है, मतलब उसमें भी अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं स्टिफनेस ला रहा हूँ, मैं पेन कर रहा हूँ, उसका अहंकार भी शांत हो जाएगा क्योंकि आपने बढ़िया दवाई वहां पे दिया है। जब ये प्रताप लंकेश्वर रस जाता है ना, पेन अपने आप कम हो जाता है और उसमें जो घटक द्रव्य वो ऐसे काम करते हैं कि पेन कम कर देता है। इसी तरह से अगर अस्थि में ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उसके बाद में एकेटी दवाई दिया, एलोपैथी का जो दवाई दिया ट्यूबरकुलोसिस का, उसके बाद में एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्षय से और वायु का प्रकोप से अगर हो रहा है तो रात में पसीना ज्यादा आता है और कमर दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, तो स्वर्ण भूपति रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, गुड़ुच्च आदि चूर्ण देने से फायदा होता है। उसके बाद में प्रताप लंकेश्वर रस देने से, राज मृगांक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी ना एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में चोट लग जाती है और कमर दर्द होने लगता है तो जलौकावचारण लगा करते हैं, मतलब जलौका लगाते हैं, जो आम्र हरिद्रा होता है उसका लेप लगा देते हैं, मोटा लेप लगा देते हैं, तो जो इंजुरी के वजह से एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी विषम चेष्टा जन्य, आप लोग ना कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, जो जनरल डब्बा होता है उसमें लोग ना कैसे भी घुस घुस के कैसे भी आते हैं, या फिर लोकल ट्रेन में, मुंबई के लोकल ट्रेन में देखिए वहां बैठने के लिए भी जगह नहीं होती है, लोग ना टेढ़े के टेढ़े, अगर उनको यहाँ चर्च गेट से विरार तक जाना है तो इतनी भीड़ होती है, इतना ज्यादा लोग रहते हैं कि अगर कोई ऐसे टेढ़ा बैठा है तो उसको पूरा इतना तक 1.5 घंटा तक ऐसे टेढ़ा ही बैठना पड़ता है। ऐसा कंडीशन होता है जो विषम चेष्टा जन्य कटिशूल होता है और वो बढ़ते बढ़ते एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, तो दूध और शुंठी ऐसा मिक्स करके उसको पीने के लिए देना है और थोड़ा सा उसमें चूना डाल देना है।
चूना आप लोगों को पता है कि जो खैनी जर्दा के साथ चूना रहता है वो पान की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो एक चुटकी चूना डालिए दूध में और शुंठी डालिए, घोल दीजिए और वो सुबह शाम पिला दीजिए। उसी तरह से एरंड का जो बीज होता है उसको दूध में पका के और वो जो दूध रहेगा वह खाने, या एरंड के बीज को पीस के, सुखाकर पीस के और उसका दूध में खीर टाइप बनाइए और उसको थोड़ा थोड़ा खाइए। उससे भी बहुत अच्छा ये विषम चेष्टा जन्य जो कटी शूल है, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एरंड जो रहता है वो सर्वश्रेष्ठ दवाई है। एरंड के बारे में तो इतना इतना ज्यादा आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है, वह बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ज्वर है और कमर दर्द का तकलीफ हो रहा है, तो इसमें क्या करना है कि पंचभद्र कषाय देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। महावात विध्वंसक रस को अदरक और मध के साथ अगर दे दिया, अदरक का स्वरस और मधु के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दशमूल सिद्ध यवागु दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्टेटोमेगेली भी रहता है, कमर दर्द भी रहता है और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी रहता है, तो पलाश पुष्पासव दे दिया, पलाश पुष्प का फांट दे दिया, उसमें शिलाजीत डाल के दे दिया, या फिर हमारे सर का एक प्रोस्टेट फॉर्मूला है वह दे दिया, प्रोस्टेट घृत दे दिया और शिलाजीत प्रवाल वंग भस्म और देवदारवा रिष्ट दे दिया। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, प्रोस्टेट में भी फायदा होता है। और जो प्रतितुनी तुनी ऐसी वेदना बढ़ के जो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वायु का प्रकोप हो रहा है, ये सारे कंडीशन में ये दवाइयां बहुत अच्छी काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसमें कमर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और वो वेदना नीचे तक जा रही है, रेडिएटिंग पेन है और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो जो गीला वाला गुड़ूची होता है, गुड़ूची अमृता लेना है और उसका रस बनाना है और शतावरी लेके और उसका बस्ती बनाना है और बस्ती ऐसे काढ़ा बना के, या कभी कभी दूध भी डाला जाता है, शतावरी दूध और गुड़ूची इसका बस्ती, शीर बस्ती अगर दे दिया जाए तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है, जो पित्ताश्मरी है उसका भी वेदना कम हो जाता है और पित्त जन्य सारी संप्राप्ति भंग हो जाती है। कभी कभी अगर कष्टार्तव हो रहा है, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और ये लेडीज को तो बहुत कम रहता है लेकिन ऐसा कंडीशन हो सकता है, तो इसमें पाचन द्रव्य देना चाहिए और उसके बाद में ताप्य दिल और रौप्य भस्म प्रवाल पंचामृत देने से फायदा होता है। गर्भाशय शोधन के लिए देवदारवरिष्ठ, कार्पास मुलासा और दश मुलारिष्ठ खाने के पहले देने से फायदा होता है। फिर बहुत सारे बाधर गुगुल हैं, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षादि गुगुल, आभा गुगुल, फिर बहुत सारे जो गुगुल हैं वह सब देने से, शीघ्र गुगुल, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वैतरण बस्ती, यह भी एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो वायु रुका हुआ है उसको अपने अनुलोमित करने के लिए वैतरण बस्ती का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, पेट बाहर निकल गया है, तोंद निकल गया है और उसकी वजह से कमर दर्द हो रहा है और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, तो इसमें सुबह के टाइम पे पेशेंट को क्या करना है कि चावल का मंड पीने के लिए देना है, दोपहर में एक टाइम खाना खाने के लिए बोलना है और शाम को जो चावल या दाल है उसको भून के फ्राई करके उसका वाटर कंटेंट उड़ा के और उसके बाद में वो चावल बनाना है, तो वह पचने में सुपाच्य होता है, वह खाने के लिए देना है, तो उससे जो पेट तोंद निकला है वह कम हो जाता है। इसी तरह से सर का एक आवेचा योग है जिसमें कुटज है, सुरशेखर है, कामदुधा रस है, फिर मौक्तिक भस्म है, शौक्तिक भस्म है, शंख भस्म है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा कमर दर्द में फायदा होता है, आम का पचन हो जाता है। धातु क्षय की भी चिकित्सा करनी पड़ती है, उससे भी फायदा होता है। इसी तरह से एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है और डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या करना है कि स्पाइन मैनिपुलेशन जो रहता है, आप लोग कभी आएंगे तो मैं आप लोग को स्पाइन मैनिपुलेशन दिखाऊंगा, स्कोलियोसिस, काइफोसिस उसमें भी करते हैं और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी हम लोग स्पाइन का मैनिपुलेशन करते हैं, वो प्रैक्टिकल दिखाने वाला बात है, तो मैं वो दिखाऊंगा, वो कर दिया बहुत अच्छा फायदा होता है। और लेप लगाना है तो अश्वगंधा, अधा पुष्पी नाम की वनस्पति आती है, फिर डीके माली करके आती है, चंदन आता है, फिर तुलसी आता है, अर्जुन आता है, यष्टि मधु, इसका ना अगर लेप लगा दिया तो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विद डिस्क प्रोलैप्स, कॉर्ड कंप्रेशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर डिफॉर्मिटी आए बहुत ज्यादा, जैसे काइफोसिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, तो तेल द्रोणी में 1 से 1.5 घंटा तक पेशेंट को बिठा के रखना है। तेल द्रोणी मतलब एक टब लीजिए और उसमें कोई जैसे धनवंतर तेल ले लिया, शीर वाला तेल ले लिया, मुरी वेणा तेल ले लिया, वो तेल पूरा भर दिया, 50-60 लीटर डाल के भर दिया और तेल द्रोणी में 1 से 1.5 घंटा मलमूत्र त्याग करके पेशेंट को बिठा के रखना है। जितना एब्जॉर्ब होगा एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रुक्षता कम होगा और जो फ्यूजन हुआ है वो धीरे धीरे ये होने लगा, अपने पोजीशन में आने लगेगा और बस्ती भी देना है पेशेंट को। इसी तरह से पिंड स्वेद करना है, तेल द्रोणी के बाद तुरंत ही पिंड स्वेद, शालिषष्टिक पिंड स्वेद अगर दे दिया जाए ना
तो आप लोगों को पता है शालीय पिंड शोध कैसे करते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और भी वात दोष की सामान्य चिकित्सा करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। इसको जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो और भी बहुत सारे हमें दिमाग में आते जाते हैं कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अभी तो मैंने थ्योरेटिकल थोड़ा बताया, अभी मेरे पास जैसे जैसे पेशेंट आएंगे मैं आप लोग को और अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आप लोग के जो कमेंट्स है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग कृपया प्रश्न पूछिए, तो हम लोग ना वो मैं उसको आंसर देने का कोशिश करता हूँ। श्रुति निगम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि त्रिभंग भस्म दशमूल का डोज क्या होगा। दशमूल काढ़ा जो रहेगा वो 45 ml तक देते हैं, और त्रिभंग भस्म एक चुटकी की मात्रा में देने से फायदा हो जाता है। डॉक्टर वसु जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मुझे आपका नाम ये प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ होगी, मुंडकल वसु सुशील, इसलिए मैं आपको वसु जी बोलता हूँ। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी थैंक यू। आप लोग और प्रश्न पूछिए। आप एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के आपके पास पेशेंट है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं भेजना है, आप लोग को ही ठीक करना है। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी बोलेंगे व्हेन पेशेंट केम विद ट्रेमेंडस पेन एंड स्टिफनेस इनिशियली व्हाट टू डू फॉर पेन। इंदुकान घृतम अवस्था में, साम अवस्था में, स्तंभ अवस्था में दे सकते हैं क्या? और ये आम पाचन इंदुकांत घृतम दे सकते हैं ना। आप ना दीपन पाचन करिए। ट्रेमेंडस पेन है अगर पेशेंट को, तो आप ना पेशेंट को लिटा के, अगर आपके पास सुविधा है तो आप मुरीवणा तेल या कुट्टम चुक आदि तेल का तेल धारा करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और कोई भी वातनाशक तेल होता है जैसे शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए। तो दीप्ति जी बहुत अच्छा फायदा होता है, मैं मुझे तो फायदा हुआ है, और मैंने इसमें गूगल तिक्तघृतम नारसिंह रसायन सब दिया है। डॉक्टर अश्विनी जी बोल रहे हैं कि मांसपाचक श्रेष्ठ है क्या? इसमें मांसपाचक भी श्रेष्ठ है, मेदोपाचक भी श्रेष्ठ है, अस्थि मज्जापाचक भी श्रेष्ठ है। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी जी बोले हैं कि सर एक श्रेष्ठ सभी धातुपाचक बताने का कष्ट करें। एक श्रेष्ठ कैसे होता है? अगर आप बोलेंगे कि आयुष दर्पण का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कौन है, तो ऐसा तो है नहीं, सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो धातुपाचक का सबका अपना अपना रोल रहता है। रस पाचक का भी जहां जरूरत है वो भी श्रेष्ठ है, रक्त पाचक भी श्रेष्ठ है, अस्थि मज्जा पाचक भी, एक नहीं बता सकते हैं, सबका अपना अपना महत्व रहता है। डॉक्टर सनातन सत्या जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ अवैस्कुलर नेक्रोसिस और फिमरल हैंड हो तो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हाँ, उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती दोनों में। अब वहां पे न क्या हो रहा है कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो अस्थि धातु का कुष्ठ रोग है, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इन्फ्लेमेशन है, तो तिक्तक क्षीर बस्ती है। एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये सबसे फायदा हो जाता है। जला का उच्चारण करते हैं। यह ना कष्ट साध्य जो बोलते हैं, कृच्छ साध्य वात व्याधियां उसके अंडर में आती हैं, और हमें स्नेहन करते जाना है, दोषों का पाचन करना है, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति ठीक करना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, अस्थिगत जो कुष्ठ है उसको ठीक करना है। अस्थिगत कुष्ठ या इन्फ्लेमेशन है तो अस्थि धातु का इन्फ्लेमेशन ठीक हो, तो इसलिए अमृता गुगुल सर्वश्रेष्ठ है, कैशोर गुगुल सर्वश्रेष्ठ है, त्रिफला गुगुल सर्वश्रेष्ठ है, सूक्ष्म त्रिफला सर्वश्रेष्ठ है। उसमें आप और भी कुपिपक्व रसायन जैसे समीर पन्नग रस है, वात गजांकुश रस है, वो दे सकते हैं। आप लोग योजना करेंगे ना तो सर्व चिकित्सा श्रेष्ठ ही होती है। हमें क्या करना है, हमें बेस्ट बनना है, तो हमें ना उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए। आप जितना अभी मैं केवल फॉर्मूला बता दूंगा तो वो नहीं रहता, पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन अलग रहती है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी एक 80 वर्ष के वृद्ध हैं और साइकिल पर सवारी कर रहे थे, एक बाइक सवार ने उनको आगे से धक्का दिया तो सीधा पटकर जमीन पर गिरे। अस्पताल में जा दवाई करवाया था, तब से उनको चक्कर आ रहा है, बीपी भी हाई रहता है। उनको बृहदवाद चिंतामणि रस अश्वगंधा कैप्सूल दूध के अनुपान में दिया था, साथ में अश्वगंधा रिष्ट तथा सारस्वता रिष्ट भोजन पर सेवन कराया, परंतु 5 दिन हो गए कोई परिणाम नहीं मिला, क्या करना चाहिए? अगर चक्कर आ रहा है ना तो एक ब्रह्महरि गण है, वो ब्रह्महरि गण देना है। आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए तो मैं आपको ब्रह्महरि गण बताऊंगा। हमारे जमदग्नि सर का फॉर्मूला है, वह ब्रह्महरि गण में वह देने से चक्कर आना बंद हो जाएगा। बीपी भी है तो मुक्तावटी दे दीजिए पतंजलि का, तो बीपी हाई ठीक हो जाएगा। और दूसरा योगेंद्र रस दे दीजिए। आप ना ये केस लेके कृपया इंटरेक्टिव सेशन में आए तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर शर्मा जी, शिखा शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि सर के नोट्स मराठी में है और हम लोग को तो मराठी नहीं आता। सर जी मेरे पास जो नोट्स हैं यह मैंने हिंदी में लिखे हैं, और हिंदी में लिखे और मैंने लोगों को दिए हैं। मेरे पास कुछ
नोट्स मराठी में है, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। आप क्यों चिंता, काहे को चिंता करते हैं? बस ये मैं दूं कैसे वो समझना है। आप ना राजधवन जी मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ना हिंदी वाले नोट दे दूंगा और इंग्लिश वाले दे दूंगा। मराठी का ये मत सोचिए कि मराठी में है तो क्या, मैं दे दूंगा सब। डॉक्टर अवधेश चौधरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रानू मंडल जी बोल रहे हैं औषधि का सूक्ष्मीकरण, एक पाटनकर सर का ये हुआ था सूक्ष्मीकरण पे, वह लेक्चर देख लीजिए। और बाकी मैं ये श्रुति निगम मैडम बताती है ना कि मर्दन करते जाना है, मर्दन करते जाना है, जितना मर्दन करेंगे वो सूक्ष्म होते जाता है, फिर वो कम मात्रा में ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर सस्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी बोल रहे हैं कि माधव निदान नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है, कल शायद हो सकता है। जैसे ही होगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा ना कि होगा। क्या है ना, मेरा मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन जब तक नहीं होगा मैं यहाँ आके कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा क्वालिटी का पढ़ाऊंगा, और नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपको ना वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रसाद गोखले जी प्रणाम आपको। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? वर्टिबल हर्निएशन, वर्टिबल हर्निएशन का तो सबसे अच्छा इलाज है अस्थि मज्जा पाचक दे दीजिए, और तिक्तक शीर बस्ती, तिक्तक शीर बस्ती देने से हर्निएशन जो होता है ना वो पूरी तरह से ठीक होता है। और उसमें शीर बला तेल, धनवंतर तेल का आपको तेल धारा भी कराना है और बस्ती भी देना है, तो हर्निएशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। किडनी फेलियर विद HLA-B27, किडनी फेलियर है तो उस पर तो बहुत बड़ा ये विषय है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। किडनी फेलियर है तो उसमें ये शताव्याधि तेल, शतावर्यादि तेल सॉरी, त्रिमर्म्य सिद्धि में बताया है शतावर्यादि तेल का बस्ती देने से ये HLA-B27 जो रहता है वह कम हो जाता है। डॉक्टर गौरव खुराना जी बोल रहे हैं कि थैंक यू, शालिशिष्टिक पिंड को किस कंडीशन में देना है? जब स्तंभ बहुत ज्यादा होता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर हमें क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। शालिशिष्टिक पिंड श्वेत क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें दूध रहता है, बला रहता है और शाली चावल रहता है। तो जब हम इसका स्वेदन देते हैं ना तो जो रस निकलता है तो क्षयात्मक, क्योंकि वह दूध भी ग्रहण करता है, चावल भी ग्रहण करता है, और थोड़ा हीट भी दिया जाता है, जितना वो एब्जॉर्ब होता है शालिशिष्टिक पिंड से उतना क्षयात्मक संप्राप्ति को ठीक करने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि बाम्बू स्पाइन इसे कहते हैं क्या? हाँ जी, आपका सही है, बाम्बू स्पाइन यही आगे बढ़ के बाम्बू स्पाइन बन जाता है, आपका बात सही है। डॉक्टर किडनी फेलियर मोहित जी बोल रहे हैं कि किडनी फेलियर विद HLA-B27 ड्यू टू पेन किलर, आपका बात सही है, लेकिन इसमें शतावर्यादी बस्ती देना है, और शतावर्यादी बस्ती से HLA-B27 ठीक होता है, तिक्तक शीर बस्ती देने से फायदा होता है। बाकी आपको और भी कंडीशन बतानी पड़ेगी मोहित जी, तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। डॉक्टर मनोज शिंदे जी बोल रहे हैं कि पेन के लिए त्रयोदशांग गूगल कर यूज कर सकते हैं। आप त्रयोदशांग गूगल दीजिए, योगराज गूगल दीजिए, महायोगराज गूगल दीजिए, लाक्षादी गूगल दीजिए, फिर पंच तिक्तिकृत गूगल दीजिए। गूगल करना तो पेन का शल्लकी का टैबलेट आता है, मोचरस सॉरी ये जो रहता है मीठा सुरांजन रहता है वह बहुत अच्छा काम करता है। बृहदवाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ये बहुत अच्छा पेन किलर करते हैं, ठीक रहते हैं, और ये नर्व्स को भी इरिटेशन जो हो रहा है उसको ठीक करते हैं। मनोरंजन साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आप लोगों का आंसर दूंगा, और चर्चा करना है, इस पे डिटेल में चर्चा करना है। इंटरेक्टिव सेशन अभी शुरू हो रहा है, तो आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि शरधरन चूर्ण के बारे में सुश्रुत संहिता में एज इंग्रेडिएंट गोमूत्र के उल्लेख नहीं है, परंतु शोध के साउथ की कंपनीज क्यों शरधरन चूर्ण में गोमूत्र का प्रयोग करते? अब वो डालती हैं तो आप उनसे पूछे, वह अनुलोमन होने के लिए, पेट अच्छा साफ होने के लिए देते हैं, लेकिन वो सुश्रुत में नहीं दिया है। आप सही बात बता रहे हैं। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आप लोगों को ना अपना नंबर देता हूँ, आप लोग अगर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझसे चर्चा करिए अकेले, या फिर आप इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे तो सारे वैद्य लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप लोग का जो भी है, क्योंकि यहाँ मैं अकेले बोल रहा हूँ, ये चर्चा तो ना हो रहा है, केवल मैं अकेले बोल रहा हूँ। आप लोग को चर्चा करके समझना है कोई भी केस, तो इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोगों के लिए फ्री है, बस आप लोगों को अपना टाइम निकालना है और जूम के आईडी से ये ज्वाइन हो जाना है। सभी लोगों के लिए फ्री रखा है आयुष दर्पण में, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतने अच्छे लोग हैं, बस घमंड मत करिएगा कभी भी। घमंड किए तो आपका नाश होना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने जो घमंड किया वो सब लोग का घमंड चूर हो गया, तो हम लोग क्या हैं, इसलिए घमंड मत करिएगा, कोई भी बात में घमंड नहीं करेगा। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि वार्धक ऋतुशूल में क्या करना चाहिए? वार्धक क्या है? वृद्धिक शूल ऋतुशूल में
मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऋतुशूल क्या, कौन सा शूल होता है? वधिक ऋतुशूल मतलब कष्टार्तव बोल रहे हैं क्या आप? मुझे ये आपका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है। आप कष्टार्तव अगर बोल रहे हैं तो दशमूलारिश देना है। फिर उसके बाद में अगर डिसमेनोरिया अगर आप पूछ रहे हैं, वर्धक ऋतुशूल अगर ये पूछ रहे हैं तो दशमूलारिश से तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आपका ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अच्छे से बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में 5 मिनट के बाद मिलते हैं। प्रणाम, नमस्ते।